बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा गुजारा करेंगे, ज़रा आवाज़ ठीक नहीं है। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये काम किया था कि वी स्टार्टेड ऑफ विद वीडियो मेमोरी, और लास्ट जो हमने चीज़ छोड़ी थी वो इस पे छोड़ी थी कि हमारे पास एक वीडियो मेमोरी के लिए एक जगह थी जिसके अंदर हम डाटा जो राइट करते थे वो स्क्रीन पे नज़र आता था, और एक और मेमोरी लोकेशन से हम डाटा उठाकर किसी तरीके से यहाँ से वहाँ कॉपी कर रहे थे। और याद होगा, आप लोगों को कोड किया होगा आप लोगों ने, तो देखा होगा कि वी हैड टू राइट अ लूप जो कि एक एक करके वहाँ पे चीज़ राइट कर रहा था। क्लियर स्क्रीन की एग्जांपल अगर ले लें कि आपके पास एक ही वैल्यू थी जो कि हमने 2000 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर राइट करनी थी, ठीक है जी। सो ये ऑपरेशन जो है बड़ा कॉमन है कि एक ही काम आपको बार बार करना पड़ता है। या तो एक वैल्यू बहुत सारी जगहों पे लिखनी पड़ती है, या ये करना पड़ता है जैसे बताया था कि एक बफर होता है, बफर से वैल्यू उठा के आप वीडियो मेमोरी के अंदर डालते हैं, या एक चंक ऑफ मेमोरी को उठा के दूसरी चंक ऑफ मेमोरी के अंदर कॉपी करते हैं। तो ये ऑपरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इफ़ यू डू इट यूजिंग लूप्स तो नंबर एक, बग्स आने के चांसेस होते हैं। नंबर दो, आपके पास ये आर्किटेक्चर की वजह से चीज़ थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो हमारे पास जितने भी मॉडर्न आर्किटेक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपको कुछ रेपिटिशन की इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। बेसिकली मकसद ये है कि आप किसी एक ब्लॉक ऑफ डाटा को उठा के कहीं पे या राइट करना चाह रहे हैं, या कॉपी करना चाह रहे हैं, या मूव करना चाह रहे हैं, कुछ इस किस्म का कुछ काम करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सो एग्जांपल से देखते हैं, क्लियर स्क्रीन की एग्जांपल को एक दफ़ा दोबारा देखेंगे। यहाँ पे देख लें हमने क्या किया था कि हमारे पास कोई मेमोरी लोकेशन थी, 2000 मेमोरी लोकेशन थी हमारे पास, और उनको हम कर रहे थे, राइट कर रहे थे, हम उसके अंदर वैल्यू लिख रहे थे 0x0720, ठीक है जी। ये वैल्यू हम सारे उसके अंदर लिख रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक लूप लगाया था जो कि 2000 टाइम्स चल रहा था, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कॉपी कर रहे थे। तो दिस वाज एसेंशियली, दरमियान में आप क्या कर रहे थे कि एक वर्ड को आप एक दफ़ा लिखते थे, फिर वर्ड को उठा के आगे लिखते थे, फिर वर्ड को उठा के आगे लिखते थे। तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि रिपीटेडली आपने करनी होती हैं, टिपिकली ये की जाती हैं स्ट्रिंग्स के साथ। जिस तरीके से यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड लिख रहे थे या स्पेसेस लिख रहे थे, तो देर काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि ये स्ट्रिंग्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो इनको कहा जाता है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस आज देखना चाह रहे हैं। उसका मकसद ये है कि दीज आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस टाइप की इंस्ट्रक्शन आपने पहले नहीं देखी हुई, तो यहाँ पे हम इस डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन को देखना चाह रहे हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि रिपीटेड काम जो है वो नॉर्मली आपको प्रोसेसर या आपका आर्किटेक्चर जो है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे। ब्रीफ सा लेक्चर है, थोड़ा सा इसको देखते हैं एक नज़र, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। सो एक इंस्ट्रक्शन जो कि हम यहाँ पे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। सो जो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, दैट इज़ STOSB एंड STOSW। सो दिस इज़ स्टोर स्ट्रिंग बाइट, स्टोर स्ट्रिंग वर्ड, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखें, ज़रा बेहतर समझ आ जाएगा। हमने करना क्या है कि हमने ये वर्ड लेना है, इस वर्ड को हमने एक लोकेशन पर डालना है, दूसरा वर्ड लेना है, यही वर्ड लेना है, इसको अगली लोकेशन पर डालना है, फिर अगली लोकेशन पर डालना है, फिर अगली लोकेशन पर डालना है। तो हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शन है STOSW, ये क्या करती है, आपसे एक वर्ड लेगी एक ख़ास लोकेशन में और इसको एक ख़ास लोकेशन पे कॉपी करेगी। इस इंस्ट्रक्शन का अपना आगे कोई भी वो नहीं होता, ऑपरेंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों ऑपरेंड जो है वो इम्प्लाइड होते हैं, सोर्स भी और डेस्टिनेशन भी। स्टोर वर्ड इन दैट लोकेशन, तो जो सोर्स है वो भी इम्प्लाइड होगा और जो डेस्टिनेशन है वो भी इम्प्लाइड होगी। ये सिर्फ एक वर्ड लेगी और एक वर्ड कॉपी करेगी। जबकि अभी मैंने आपको कहा कि रेपिटेशन की हम बात करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे STOSW और इसके पीछे हम लिखेंगे रैप। रैप का मतलब है कि इस जो आगे रैप के आगे जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करो। कितनी दफ़ा? CX टाइम्स, ठीक है जी। अगेन एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना देखें कि STOSW स्टोर्स अ वर्ड फ्रॉम ए सर्टन लोकेशन टू ए सर्टन लोकेशन। पहले से फिक्स्ड होती हैं, आपको वो दो उन जगहों पे रखने पड़ेंगे और वो उठा के यहाँ से यहाँ कॉपी कर दिए जाएंगे, ठीक है। इट्स फास्ट। मैं जो कह रहा हूँ कि मल्टीपल टाइम्स होगा, उसके लिए आपको शुरू में लिखना पड़ेगा रैप। और रैप कितनी दफ़ा ये काम करेगा कि इसको वहाँ करेगा, इसको वहाँ करेगा, कॉपी करेगा, कितनी दफ़ा? CX टाइम्स, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि आपके पास 2000 लोकेशन है, ठीक है जी। सो लेट्स से दीज आर 2000 लोकेशंस। पहले आपने यहाँ पे राइट करना है, पहले आपने यहाँ पे राइट करना है, फिर आपने खुद ही आगे चलना है। तो ये आगे चलने वाला काम जो है ये भी ऑटोमेटिकली आपके लिए रैप खुद कर देगा, ठीक है जी। ये चीज़ आगे ये खुद ही जाता रहेगा। किस तरीके से जाता रहेगा? हम ये भी कर सकते हैं कि हम स्टार्टिंग फ्रॉम दी लोएस्ट एड्रेस राइट करना, लोएस्ट एड्रेस से राइट करना शुरू करें और हायर एड्रेस पे जाएं। या हम ये भी कर सकते हैं कि हायर एड्रेस से राइटिंग करना शुरू करें और लोअर एड्रेस की तरफ तक आए,
ठीक है जी। तो ये दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, उसके अपने फ़वायदे आगे जाके आ जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन जो है आप उसके लिए खास फ्लैग इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड द डायरेक्शन फ्लैग। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ, ये इस तरीके से नहीं समझ आएगी, कोड में साफ सुथरा काम है, वहाँ पे समझ आ जाएगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम सम लोकेशन। ये लोकेशन कौन सी जगह पे पड़ी होगी, इसके अपने एक इम्प्लाइड ऑपरेंट है, वहाँ पे आप एक रजिस्टर के अंदर इसका एड्रेस रखेंगे। इसके अंदर जो वैल्यू डालनी है वो भी आप एक खास जगह पे रखेंगे। जब आप इसको कहेंगे रेप स्टॉस डब्ल्यू, तो वो ये बाइट उठाएगा और इस जगह पे डालेगा, फिर या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या ऑटो इंक्रीमेंट करेगा आपके एड्रेस को, डेस्टिनेशन को, या ऑटो डिक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के लिए डायरेक्शन फ्लैग को सेट करेंगे, डिक्रीमेंट करने के लिए डायरेक्शन फ्लैग को अनसेट करेंगे। ठीक हो गया। कितनी दफ़ा ये चलेगा? CX टाइम्स ये चलेगा। ये बेसिक आपके पास कॉन्सेप्ट है जिसको भी कोड के ज़रिए से जाके देखते हैं। सो ये हमारे पास कोड है, वही क्लियर स्क्रीन का कोड है, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। किस तरीके से यहाँ से जाके हमने इसको कॉल किया, और क्लियर स्क्रीन के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम जाके अपने रजिस्टर्स को हमने पुश किया, हमारे पास जो वीडियो मेमोरी है उसको उस तरीके से हम लोगों ने ES के अंदर लोड किया। DI को हमने कर दिया 0, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो अब देखिए हमारे पास ES भी तैयार है और DI भी तैयार है, जो कि वीडियो मेमोरी की 0 के ऊपर लोड कर पॉइंट कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको कहा ना कि आपके पास स्टॉस W जो है, इसकी अपने इम्प्लाइड सोर्स और डेस्टिनेशन होंगे। तो इसका सोर्स जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट AX होता है, और ये AX से ही वैल्यू उठाएगा, बिकॉज इट्स अ वर्ड है तो AX से उठाएगा। अगर आप इसको स्टॉस बाइट कहते हैं तो ये AL से उठाता है। ठीक हो गया जी। तो AX से ये वैल्यू उठाएगा और कहाँ पे डालेगा? ES:DI में, जिस तरीके से हम पहले मैनुअली कर रहे थे। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, देखें इसके आगे कोई ऑपरेंड नहीं है, ये खामखा AX से ही उठाएगा और ES:DI के अंदर ही डालेगा। जब ये डाल देगा तो उसके बाद फिर ये क्या करेगा कि DI को करेगा इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट करेगा बाय 2 बाइट्स, यानी कि वर्ड से, क्योंकि ये वर्ड है तो ये बाय 2 बाइट्स DI को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, 2 वैल्यू DI की इंक्रीमेंट करेगा। तो DI पहले 0 था, एक दफ़ा स्टॉस W के बाद 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कितनी दफ़ा चलेगा? CX टाइम्स। तो AX के अंदर जो वैल्यू है 0x720, ये उठाई जाएगी और पहले ES:DI यानी कि ES:0 में लिखेंगे, DI को कर देंगे 2 क्यों किया? इंक्रीमेंट क्यों किया? क्योंकि आपने यहाँ पे CLD की इंस्ट्रक्शन दी है। CLD की इंस्ट्रक्शन कहती है कि डायरेक्शन फ्लैग को CL क्लियर कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब है उसको 0 कर देगा, जिसका मतलब है कि यू वांट टू ऑटो इंक्रीमेंट। अगर डायरेक्शन फ्लैग को आप सेट कर दें, 1 कर दें, ठीक है, सेट डायरेक्शन फ्लैग अगर आप कर दें तो आपके पास ऑटो डिक्रीमेंट होगा, यानी कि आप हायर एड्रेस से शुरू करेंगे और नीचे तक जाएंगे। ठीक है, उस केस में आप DI के अंदर वैल्यू लोड करते 2000। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखें एक दफ़ा फिर। ES:DI इज ES:0। जब आपने स्टॉस W किया एक बार, तो वो क्या करेगा? AX से वैल्यू उठाएगा, ES:0 के अंदर वैल्यू डालेगा और DI को कर देगा +2। फिर रेप की वजह से इसमें CX टाइम्स ये काम करना है, तो AX में से वैल्यू उठाएगा, ES:2 में डाल देगा, DI को 4 कर देगा, AX से वैल्यू उठाएगा 720 और ES:6 में डाल देगा, एंड सो ऑन। कितनी दफ़ा चलेगा? जो आपने वैल्यू CX में डाली। ठीक है जी। तो वो जो आपका लूप था वो लूप खत्म हो गया, और लूप की जगह पे आपके पास सिर्फ ये 2 इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। ठीक है जी। तो ये जो पावर है, ये कॉन्स्ट्रक्ट जो है, ये आपको सिर्फ बताना मकसद है यहाँ पे कि इस तरीके से आप अपने कोड में से लूप को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको जाके ज़रा देखते हैं, रन करते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, वैसे का वैसे ही होगा, इट क्लियर्स एवरीथिंग। ठीक है, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे जाके इसको 720 की जगह पे जैसे हमने पहले किया था, लेट्स से 65 अगर लिख दें, इट्स गोइंग टू डू दैट। ठीक है जी। तो एक्जैक्टली वही काम कर रहा है, फ़र्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे पहले हमने लूप लगाया था, अब लूप की जगह पे हमने रेपिटेशन की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की है, विच इज़ रैप। ठीक हो गया। ओके, एक काम हो गया। दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं रैम में, उसी तरीके से हम 2 मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम वैल्यू एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। अभी तो हम एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू राइट कर रहे थे ना बार बार, हम यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ भी डाल सकते हैं। तो सारी ये जो आपके पास रेपिटेशन की इंस्ट्रक्शन है, ये कराना मुराद नहीं है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन आपको कराता हूँ, और उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं लेंथ की इंस्ट्रक्शन की। ठीक है जी। तो हम स्ट्रिंग की लेंथ कंप्यूट करना चाह रहे हैं। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसको आखिर में मैंने नल टर्मिनेट किया हुआ 0 से। ठीक है, आखिर में एक 0 जो होता है दैट इज़ नल टर्मिनेशन आपके पास ये स्ट्रिंग का। मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करूँगा एट रन टाइम। ठीक है जी, और उस लेंथ को मैंने करना है आउटपुट। क्लियर स्क्रीन का मेरा ऑपरेटर है यहाँ पे, प्रिंट नम जो हम लोगों ने पहले किया था, जब लेंथ निकाल लेंगे तो उसको आउटपुट भी करना होगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैंने DS पुश किया। ये क्यों पुश किया इसको थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कि DS जो है मेरे पास डाटा सेगमेंट जो है उसको मैंने पुश कर दिया।
AX जो है उसके अंदर मैंने मैसेज को पुश कर दिया और फिर मैंने str लेंथ को कॉल कर लिया। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई डाटा सेगमेंट के अंदर मेरा एक मैसेज पड़ा हुआ है इस एड्रेस के ऊपर 0103 के ऊपर, वहाँ जाओ और इसकी लेंथ मुझे कैलकुलेट करके दो। ठीक है जी। जब इसकी लेंथ मेरे पास आ जाएगी तो मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा, वो बाद में देखते हैं, पहले जाके लेंथ इस फंक्शन से, इस सब रूटीन से हम कैलकुलेट करवाते हैं। ठीक है। सो दिस इज आवर स्ट्रिंग लेंथ। इसमें उसी तरीके से हम लोगों ने जो पुश वगैरह करने थे वो कर दिए। यहाँ पे आके मैं इसको कह रहा हूँ कि DI के अंदर लोड करो क्या वैल्यू BP+4। ठीक है। ये देखें स्टॉस W के अंदर हमने क्या काम किया था कि ES:DI इज फिक्स्ड। ES के अंदर आपके पास वो वैल्यू होनी चाहिए जिस जगह से आपने रीडिंग शुरू करनी है, और DI के अंदर आपका इंडेक्स होना चाहिए उसका। ठीक हो गया। सो लेस की जो इंस्ट्रक्शन है आपके पास, ये दिस इज फॉर लोड ES। इसको आप कहते हैं एक चीज़ बताते हैं DI। तो ये क्या करता है, BP+4 से वैल्यू उठा के कहाँ डालेगा, उसको DI में डालेगा। ठीक है जी। नई इंस्ट्रक्शन है, इसको देख लें। इसका कोई सिर्फ आपको बजाय इसके कि आप हाथ से वो चीज़ें नोट करते हैं, आपको एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है। इसके सेमेंटिक्स ये हैं कि यहाँ पे जो आपने चीज़ दी है उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी BP+4 और इससे 2 बाइट ऊपर यानी कि BP+6 वो वैल्यू उठा के डाल दी जाएगी ES के अंदर। ठीक है। तो वहाँ से आपने क्या दो चीज़ें भेजी थी, BP+6 के अंदर भेजा था डाटा सेगमेंट। ठीक है जी। और BP+4 के अंदर आपने भेजा था मैसेज का एड्रेस। तो ES के अंदर चला गया आपके पास डाटा सेगमेंट और BP+4 के अंदर चला गया 0103। ठीक है। डिबगर में जाके दिखाता हूँ। इससे मकसद सिर्फ ये है कि अब आपके पास ES:DI जो है दैट इज पॉइंटिंग टू योर मैसेज। ठीक है। ES:DI के ऊपर ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टॉस वाली जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन सारी की सारी ES:DI पे काम करती हैं। तो हम लोगों ने ES:DI के अंदर मैसेज का फुल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस लोड कर लिया। किस तरह, वो चूंकि डाटा सेगमेंट में पड़ा हुआ था तो हमने डाटा सेगमेंट को ES में कॉपी कर दिया और ES के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास, उसके बाद DI जो है उसके अंदर मैंने मैसेज का जो ऑफसेट है वो डाल दिया। ठीक है जी। डिबगर में करके बताता हूँ। फिलहाल सिर्फ इतना समझें कि ES:DI के अंदर आपके पास जो मैसेज है उसका फुल फिजिकल एड्रेस चला गया। ठीक हो गया। ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी लेंथ चूंकि हमने निकाली है तो हम क्या करेंगे कि हम लॉजिक समझे। लॉजिक क्या है, इधर आ जाए। हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है विच इज स्कैस B। ठीक है। दिस B इज फॉर बाइट, S इज फॉर स्ट्रिंग। इन दो को तो अलग कर लें। SCA स्टैंड फॉर स्कैन। ये क्या करेगा ये जाएगा आपके पास, इसको जो ES:DI के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, ES:DI के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको देखेगा। ठीक है जी। और उस वैल्यू को उठा के कंपेयर करेगा AX के साथ। ठीक है जी। इसको उसके साथ वो कंपेयर करेगा। सही, ये बस इतना काम करेगा। ये बात को जरा समझिए, ये पूरी होगी तो उसके बाद फिर शुरू की बात समझ आएगी। ठीक है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहरहाल इसको समझें इस तरीके से। ये उसके साथ कंपेयर करेगा उस एड्रेस को, वॉट एवर दी एड्रेस इज। ठीक है। उसके साथ कंपेयर करेगा एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करेगा। फ्लैग्स वगैरह सेट कर देगा और बस। इसके पीछे हम एक इंस्ट्रक्शन लगाएंगे रेप NE की। इसका मतलब है कि इसको रिपीट करते जाओ। ठीक है। तो ये पहले इस एड्रेस को कंपेयर करेगा AX के साथ, फिर इस एड्रेस को कंपेयर करेगा AX के साथ, फिर इस एड्रेस को कंपेयर करेगा AX के साथ। ये कंपैरिजन होते रहेंगे जब तक कि आपके पास जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ये वैल्यू बराबर ना रहे। ठीक है। जब तक ये नॉट इक्वल टू है तब तक ये रेपिटेशन होती रहेगी। जैसे ही इक्वल टू हो जाएगा रेपिटेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। एक दफ़ा दोबारा सुने। ये रेपिटेशन पहले इसके साथ होगी, फिर DI को जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ इसको कंपैरिजन करेंगे, फिर DI को इंक्रीमेंट करेंगे अगले एड्रेस को। ये AX के साथ ही कंपेयर हो रहे हैं सारे। ठीक है जी। एक एक करके एड्रेस AX के साथ कंपेयर हो रहे हैं। जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। रेप NE का ये मतलब है। रेप इज फॉर रेपिटेशन, स्कैस B इज फॉर कंपैरिजन। ES:DI को AX के साथ कंपेयर करो, फिर ES:DI को AX के साथ कंपेयर करो, फिर ES:DI को AX के साथ कंपेयर करो। तो DI जो है वो आपका चेंज हो रहा है। आप डिफरेंट एड्रेसेस को कंपेयर AX के साथ करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक कि आपके पास वो दोनों इन इक्वल रहें। जैसे ही वो दोनों बराबर हो जाएंगे, रिपीट अंटिल दे आर नॉट इक्वल। जैसे ही वो इक्वल हो जाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। और इस सारी कहानी के दरमियान में क्या हो रहा है कि CX की जो वैल्यू है वो डेक्रीमेंट की जा रही है। ठीक है। डेक्रीमेंट, ये आर्किटेक्चर में इस तरीके से हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, डेक्रीमेंट ही करेंगे। ठीक है। दोबारा देखें। ये आपके पास एक एड्रेस है। ठीक है। इसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है HELLO। ठीक है। और यहाँ पे एक 0 है। सही है। AX में आपने वैल्यू डाल दी 0 की। आप ES:DI को यहाँ पे रखेंगे और आप इसको ये इंस्ट्रक्शन देंगे, ये इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है। ठीक है। इससे क्या होगा,
एच को उठाया जाएगा, एच की आज की वैल्यू उसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, लूप आगे चलेगा, डी आई यहाँ पे आ जाएगा, इसको ए एक्स के साथ कंपेयर किया जाएगा, दे आर नॉट इक्वल, डी एक्स आगे चलेगा, कंपेयर किया जाएगा नॉट इक्वल डी एक्स आगे, कंपेयर किया जाएगा नॉट इक्वल डी एक्स आगे, कंपेयर किया जाएगा नॉट इक्वल डी एक्स आगे। अब ये दोनों बराबर हो गए, जैसे ये दोनों बराबर होंगे आपका लूप खत्म हो जाएगा और आप अगली इंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। इस सारे के दरमियान में आपके सी एक्स को डेक्रीमेंट भी किया जाएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हम। अगर हम इंक्रीमेंट कर सकते तो आसानी से गिन लेते हैं ना कि भाई 1 2 3 4 5 6 हमारा काम पूरा हो जाता है, लेकिन सी एक्स को डेक्रीमेंट ही किया जाता है, हम फिक्स्ड है वो। तो हम इसका तरीकाकार क्या करेंगे कि सी एक्स को हम स्टार्ट करेंगे एफ से और देखेंगे कि वो आखिर में आके कितने पे रुकता है। लेट्स से वो आके एफ ए पे आके रुक जाता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा कि कितनी दफ़ा रन हुआ है, ई डी सी बी ए 5 दफ़ा रन हुआ है, ठीक हो गया, ये हमें पता चलेगा। तो सी एक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी इसको हम फिर एफ से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जिस जगह के ऊपर जाकर ये काम ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। इस चीज़ को पॉज करें, दोबारा देखें, सी एक्स को एफ से आप स्टार्ट करेंगे और वो जितना नीचे आया है, आपको कैसे पता चलेगा कितना नीचे आया है, जब वो आखिर में आपके पास सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको आप एक दफ़ा दोबारा एफ से माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, जिसके अंदर आपका नल टर्मिनेटर इंक्लूडेड होगा। उस नल टर्मिनेटर को हम -1 कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को दोबारा देखें अच्छे तरीके से करके, ठीक है। सी एक्स की वैल्यू एफ से स्टार्ट करेंगे, लूप जितनी दफ़ा आपका चलेगा सी एक्स उतनी दफ़ा डेक्रीमेंट होगा, जब वो डेक्रीमेंट हो जाएगा तो आप आखिर में उसकी कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम दोबारा एफ से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि वो कितनी दफ़ा डेक्रीमेंट हुआ है। ये हरकत हमने इस वजह से की है क्योंकि सी एक्स को इंक्रीमेंट हम करा नहीं सकते, वो हमेशा डेक्रीमेंट ही होगा, ठीक है। इसको कोड में जाके देखते हैं और फिर उसके बाद ज़रा बेहतर तरीके से समझ आएगी। सो हम लोगों ने क्या किया था, ES:DI के अंदर हम लोगों ने चीज़ लोड कर ली थी, ठीक है। ES:DI के अंदर हमारे पास एड्रेस के ऊपर हम लोडेड है, सी एक्स के अंदर हम लोगों ने लोड कर दिया एफ, एल को हमने कर दिया 0, ठीक है जी, एल को हम लोगों ने 0 कर दिया जिस वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्कैस भी जो है ये चूंकि बाइट है तो ये एल के ऊपर काम करेगा, अगर ये वर्ड होता तो ये एक्स के साथ कंपेयर करता, ठीक है जी। इसके सेमेंटिक्स क्या है, यू रिपीट अंटिल स्कैन डज नॉट बिकम एनी नॉट इक्वल टू एल, ठीक है जी, यानी कि जब ये इक्वल हो जाएगा तो रुक जाओ। इसको इस तरीके से पढ़ें कि रिपीट अंटिल नॉट इक्वल, ठीक है जी, या यूँ कह लें कि कीप रिपीटिंग अंटिल नॉट इक्वल इज ट्रू, ठीक है। इसको अपने आप को समझाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ये घुमा फिरा के बात होती है। ये कंपैरिजन करेगा और रेपिटेशन तब तक होती रहेगी जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए, जैसे ही वो इक्वल होगा रेपिटेशन ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम आके क्या करेंगे, एफ में से एक्स को दोबारा माइनस करेंगे, सी एक्स को दोबारा माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी कि कितनी दफ़ा डेक्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो कितनी दफ़ा डेक्रीमेंट में एक नल टर्मिनेटर भी शामिल है जो कि हम स्ट्रिंग की लेंथ में शामिल नहीं करते, ठीक है। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, लेकिन हम स्ट्रिंग की लेंथ कितनी कहते हैं कि 11, ठीक हो गई। तो यहाँ पे आके किधर गया, यहाँ पे हमने आके इसको डिक्रीमेंट कर दिया। तो अब AX में हमारे पास आखिर में क्या वैल्यू बच जाएगी कि टोटल लेंथ कितनी थी स्ट्रिंग की, ठीक हो गई। टोटल लेंथ हमारे पास आ गई। AX के अंदर ये ज़रा तवज्जो से बात देखें, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं किया हुआ। AX के अंदर मैंने वैल्यू अभी रखी हुई है जो कि मैंने बाहर जिसने मुझे कॉल किया था उसको मैंने बताना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा कि AX रजिस्टर खास है, अब यहाँ पे उसको ऊपर देखें मैंने पुश नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि AX को मैं चेंज तो कर रहा हूँ, लेकिन AX जब मैं वापस जाने लगूंगा तो AX की वैल्यू वो होगी जो मैंने की है। जो वैल्यू AX में आपकी बाहर थी वो अब आपको इग्नोर करनी पड़ेगी, दैट इज़ गोइंग टू बी लॉस्ट। ये है कॉन्सेप्ट रिटर्न वैल्यू का कि सब रूटीन्स असेंबली में वैल्यूज़ कैसे रिटर्न करते हैं। ऐसे रिटर्न करते हैं कि आप कोई एक रजिस्टर पहले से पकड़ लेते हैं और कॉलर को बता देते हैं कि भाई जब मेरे से आप वापस जब मुझे आप कॉल करेंगे तो मैं AX रजिस्टर के अंदर अपनी रिटर्न वैल्यू डालूंगा, लिहाजा आपका AX का रजिस्टर जो है वो ख़राब होगा, ठीक है जी। तो आपने उसको पहले से बता दिया कि AX का रजिस्टर जो है आपका सेव नहीं रहेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी लॉस्ट, उसको आप पहले से खुद बराबर करें, ठीक है जी। तो आपके पास जो रिटर्न वैल्यू है वो हम AX के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आखिर में जो AX का रजिस्टर है उसके अंदर रिटर्न वैल्यू पड़ी हुई है और देखिए मैंने AX को पॉप नहीं किया। जब मैंने रेड 4 किया तो AX रजिस्टर खुद जो है वो चूंकि पॉप नहीं हुआ तो ये जो नई वैल्यू मैंने इसके अंदर डाली है ये रहेगी उसके अंदर। और जब हम यहाँ पे वापस बाहर पहुँचेंगे तो हमारे पास इस जगह पे str लेंथ को कॉल करने के बाद लाइन नंबर 112 के ऊपर मेरे पास EAX रजिस्टर के अंदर स्ट्रिंग की लेंथ पड़ी होगी, ठीक है, जिसको मैं दोबारा पुश करके प्रिंट नाम को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात को समझें
कि रिटर्न वैल्यू आपके पास किसी एक रजिस्टर के अंदर डाली जा सकती है। यहाँ पे मेरे पास AX की जो भी वैल्यू थी दैट इज़ गोइंग टू बी लॉस्ट, बट आई नो कि STR लेंथ काम ही इस तरीके से करता है कि वो रिटर्न वैल्यू अपनी AX रजिस्टर के अंदर मुझे डाल के भेजता है। ठीक है जी, ये आखिरी कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है, इसको अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, दोबारा सुन लें। AX रजिस्टर STR लेंथ पहले से कह रहा है कि दिस इज़ डेडिकेटेड फॉर रिटर्न वैल्यू, लिहाजा आपने अगर उसके अंदर मुझे कॉल करने से पहले कुछ रखा हुआ तो दैट इज़ गोइंग टू बी लॉस्ट। मेक श्योर दैट यू सेव इट समवेयर एल्स। मैं जब आपको वैल्यू वापस भेजूंगा तो वो उसके अंदर AX रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे आकर जब दोबारा पुश किया तो वो स्टैक के ऊपर चला गया और प्रिंट नाम को मिल गया। ठीक है, कोड में रन करता हूँ फिर देखते हैं। सो वी कैन रन इट डायरेक्टली। ठीक है जी, c0802.com तो इसने 11 आउटपुट कर दिया आपके लिए। ठीक है जी, दैट इज़ फाइन, लेकिन वो मकसद नहीं है। AFD c0802.com इसको लोड करते हैं ज़रा, देखें। ये किया, ये जो कॉल है इसको मैं F2 कर रहा हूँ, उसके ऊपर से मैं स्किप करके जा रहा हूँ। पुश मैंने किया DS, यहाँ पे देखें DS के अंदर क्या वैल्यू है 19F5, क्योंकि मेरे पास M10103 जो है, ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड है वो कहाँ पड़ा हुआ है, DS सेगमेंट के अंदर पड़ा हुआ है। जबकि मैं लोड कर सकता हूँ ES सेगमेंट के साथ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरा DS और ES दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा ES पे काम करती हैं, लिहाजा मैं ES को भी DS के बराबर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों अब एक ही विंडो को पॉइंट करें, जो कि वैसे भी होता है DOS में बाई डिफॉल्ट। ठीक हो गया? ओके, मैंने किया पुश DS, AX के अंदर मैंने वैल्यू लोड कर दी और उसको भी पुश कर दिया। तो आप अपने स्टैक के ऊपर देख लें यहाँ पे कि आपके पास 19F5 और 0103 ये दोनों लोडेड है। ठीक हो गया? अब मैं कॉल कर रहा हूँ इस इंस्ट्रक्शन को, पुश BP, पुश 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 पुश, ये सारी चीज़ें पुश हो गई। देखें CX के अंदर चली गई वैल्यू FFFF। ठीक हो गया? AL को मैंने कर दिया 0, यहाँ पे देखें AL मेरा 0 हो गया। ठीक है जी, ऊपर 01 पड़ा हुआ है लेकिन उसका मुझे मसला नहीं है कोई, AL के अंदर मेरे पास 0 हो गया है। ठीक है, अब इसको देखें, अच्छा मैं F1 करूँगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्कैस भी ये क्या करना शुरू करेगा, 0103 के पास ऊपर जाएगा और जाके कंपैरिजन करेगा। देखें F1 इसने सारे का सारा एक साथ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CX के अंदर क्या वैल्यू आ गई है, FFF3। ठीक है, FFF3 आ गया, इसको मैं दोबारा FFFF से माइनस करूँगा। ठीक है, AX के अंदर मैंने लोड किया, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, C विच इज़ 11। ठीक है, मैथ्स को जाके दोबारा देखें, FFFF कितनी दफ़ा नीचे आया है, उसको मैंने FFFF से माइनस किया तो मेरे पास वो आगे वैल्यू। ये क्यों किया, क्योंकि CX को हम इंक्रीमेंट नहीं करवा सकते। आपने देखा कि रैप ने ऑटोमेटिकली CX को डिक्रीमेंट नहीं किया है, रैप एनी को आप वो नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसको मैंने एक दफ़ा C is 12, एक दफ़ा मैंने माइनस कर दिया तो B हो गया विच इज़ 11। देखिए चीज़ें मैं पॉप कर रहा हूँ, पॉप 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 पॉप। अभी मैं रेड करूँगा, AX के अंदर वही 11 पड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं गया क्योंकि मैंने पॉप किया ही नहीं है। ठीक है, जब यहाँ से मैं रेड करूँगा, वापस जाऊँगा तो अब देखें आपके पास यहाँ पे 11 पड़ा हुआ है, इसको मैंने किया पुश, और अब जब मैं प्रिंट नम कॉल करूँगा तो आपके पास वहाँ पे उसको 11 मिलेगा जिसको वो आउटपुट कर सकता है। ठीक है, इसको मैंने किया तो इसने कुछ आउटपुट किया। ठीक हो गया? ये जो आज का हमने काम किया है बिल्कुल बुनियादी सा काम है, बहुत छोटा सा लेक्चर इस वजह से भी है बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस विद दिस। एक इंस्ट्रक्शन है टोटल। ठीक है, 2 इंस्ट्रक्शन हमने टोटल किए हैं, एक रैप की है और एक रैप एनी की है, और उसके साथ स्टॉस किया है और हम लोगों ने स्कैस किया। इनको अच्छे तरीके से रन करके देखें। इनके अंदर जो सिर्फ मकसद है आपको ये समझाना है कि यू कैन हैव योर प्रोसेसर डू मोर देन 1 इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम। एक इंस्ट्रक्शन से आप उससे मल्टीपल काम करवा सकते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं प्लान करूँगा कि मैं आर्किटेक्चर का एक आध लेक्चर इस कोर्स के अंदर ऐड करूँ, क्योंकि आप लोग आर्किटेक्चर का कोर्स नहीं आएगा आगे, तो वहाँ पे ये चीज़ हमें ज़रा हेल्प करेगी। ठीक है जी, इस वजह से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन करवाइए। इट्स नॉट ऑल दैट इंपॉर्टेंट। AX के अंदर रिटर्न वैल्यू डालना दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो आपको समझ आना चाहिए। बाकी चीज़ के साथ प्रैक्टिस करें, कोई सवाल वगैरह हो तो पोस्ट करें ताकि उसका जवाब दे सकें।